नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न करवा रहे थे जो एचएसएससी ने 2015 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे थे। सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे तभी लग रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम आशा कर सकते कि सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ में आप नोट कर रहे होंगे नोटबुक में नहीं तो आप अपने माइंड के अंदर नोट कर लीजिए, माइंड के अंदर नहीं तो आप अपने हार्ट के अंदर, दिल में नोट कर लीजिए। दिल और दिमाग में नोट रखें, नोटबुक में रखें या नहीं रखें, कोई बात नहीं। लगातार आप हमारे साथ में बने रहें और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आते हैं तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको ये पहले भी सुना होगा या आपको आता भी होगा। लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं और इससे संबंधित और प्रश्न दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर कौन कौन से हैं, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है, तो इसने ऑप्शन में फरीदाबाद दे रखा है, बल्लभगढ़ नहीं दे रखा। यदि बल्लभगढ़ ऑप्शन में मिलता तो आपने याद रखना था बल्लभगढ़। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर पड़ती है, बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है तो आपने याद रखना है फरीदाबाद के अंदर। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया, बलरामगढ़। क्या हो गया, बलरामगढ़। और बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के भाई, जिनकी वाइफ कौन थी, बलराम की वाइफ रेवती, और रेवती के नाम पर कौन सा बसा है, रेवाड़ी शहर बसा है। तो आपने याद रखिएगा, रेवाड़ी रेवती के नाम पर बसा है। रेवती बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे और उन्हीं बलराम के नाम पर बल्लभगढ़ का नामकरण किया गया है। तो आपने याद रखना है बल्लभगढ़ का नामकरण क्या हो गया, बलरामगढ़। लेकिन बलराम को श्री कृष्ण क्या कहता था, दाऊजी के नाम से पुकारता था अपने बड़े भैया को, दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है, बंचारी पलवल में पड़ता है। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानता है, पलवल को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाटा शूज फैक्ट्री पड़ती है बल्लभगढ़, और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। हरियाणा का अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर है ओनली। दूसरा छोटा कौन सा है तो आपने याद रखना है, दूसरा छोटा पड़ता है पंचकुला। बहुत अच्छे तरीके, सटीक तरीके से याद रखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो था बाटा शूज फैक्ट्री जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन आपसे लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले एग्जामिनर, लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले तो आप कहां पर बताएंगे, करनाल के अंदर। लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल के अंदर है, याद रखिएगा। और इसी कारण शूज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, करनाल को जानते हैं। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन कहां पर होता है, तो जहां पर बाटा शूज फैक्ट्री है उसी शहर के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन होता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो रबड़ टायर का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, बल्लभगढ़ के अंदर। और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। रबड़ टायर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और देश में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो है ही है, देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन कहां पर होता है, फरीदाबाद में। सर्वाधिक मेहंदी का जो निर्यात किया जाता है फरीदाबाद। सर्वाधिक बजरी हरियाणा में कहां पर होती है, फरीदाबाद के अंदर। सर्वाधिक रजनीगंधा कहां उत्पन्न होता है तो आपने याद रखना है, फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा महिलाएं पुरुष कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। याद रखना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा का, फरीदाबाद। लेकिन दूसरा बड़ा शहर कौन सा है तो आपने याद रखना है, गुरुग्राम। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नृत्य विधा को प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मंजीरा जो नृत्य विधा है इसका जो आयोजन किया जाता है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, मंजीरा जो नृत्य है यह नृत्य नगाड़ो डफ की ध्वनि पर किया जाता है। यह नृत्य नगाड़ो डफ और मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो विशेष रूप से आपने याद रखना है, वह नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन विशेष रूप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है एचएसएससी के द्वारा। क्वेश्चन सीधा यह है कि वह नृत्य, इनमें से वह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं तो कौन सा नृत्य, मंजीरा नृत्य। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की धमाल नृत्य है
विधा का प्रदर्शन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से किया जाता है? हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका प्रदर्शन विशेष रूप से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर। कौन सा नृत्य पूछ रहा है आपसे? तो आपने याद रखना है हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका विशेष रूप से आयोजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर व कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया था। कौन सा? झज्जर। और ये याद रखिएगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र की यादों में बसाया गया शहर है महेंद्रगढ़। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले थे? हर्ष युग के मतलब जो हर्ष युग था राजा हर्षवर्धन, उसके युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? तो हर्ष युग के तांबे के सिक्के, या आपसे ये भी पूछ सकता है हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं? तो आप याद रखिएगा सोनीपत से। कहां से मिले हैं? सोनीपत से। और सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत को। और ये याद रखिएगा ये जो महाभारत कालीन नाम हुआ करता था सोनप्रस्थ, ये किसका नाम था? तो याद रखिएगा सोनीपत। और पानीपत का पानप्रस्थ और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पानीपत का पानप्रस्थ और सोनीपत का सोनप्रस्थ हुआ करता था। बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया शहर है सोनीपत। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। और एजुकेशन हब किसे कहते हैं? रोहतक को। और एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को। एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी है, वो कुंडली के अंदर बन रही है। और कुंडली कहां पर पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो आपने याद रखना है, ये चीजें याद रखिएगा। सोनीपत जिसका ओल्ड नेम क्या है? सोनप्रस्थ, बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया और सोने का शहर है सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? यह आपसे पूछ रहा है कि किस पुस्तक में, ऐसी कौन सी पुस्तक है जहां हरियाणा का एक शहर पड़ता है कुरुक्षेत्र और एक शहर पड़ता है थानेसर। कुरुक्षेत्र और थानेसर, उसके अंदर जो नदी बहती थी उनका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? भाई ये पूछ रहा है कि हरियाणा का एक थानेसर और एक कुरुक्षेत्र है, और उस थानेसर कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल में जो नदियां बहती थी उनका विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है? साफ शब्दों में बोले तो, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, एग्जामिनर ने उलझा रखा बच्चों को। सीधा शब्दों में हम आपसे बता दें, क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का वह शहर जो थानेसर और कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर प्राचीन समय में नदियां बहती थी, इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हम आपके सामने पहले ऑप्शन दे रहे हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, कथा साहित्य में, या वामन पुराण में। तो आप याद रखिएगा इसका जो वर्णन मिलता है वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में ही ये कहा गया था कि जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में वामन पुराण में क्या लिखा है? तो वामन पुराण में लिखा है कि कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है वो राजा कुरु ने बनवाया था, और राजा कुरु के नाम पर ही बसाया गया शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे कहा जाता है? देखें ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई स्टूडेंटों को आता होगा, कईयों का नहीं आता होगा, तो सभी को आने लगेगा। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा सर छोटूराम, सर छोटूराम को माना जाता है। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर शिव का प्रसिद्ध मेला भी लगता है भैया, शिव का प्रसिद्ध मेला गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर भी लगता है। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सुप्रसिद्ध मेला है शिव का वो बागोत में, फिर गढ़ी सांपला किलोई में, फिर इंछापुरी गुरुग्राम के अंदर लगता है। कहां किसका मेला? प्रसिद्ध शिव का मेला। तो याद रखिएगा सर छोटूराम का जन्म 1881 गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। लेकिन इसी के साथ में भैया आपने याद क्या रखना है, 1881 के अंदर 100 साल जोड़ दे 1981, 18 के अंदर यदि 100 ऐड कर दे, 1881 के अंदर 100 ऐड कर दे 1981 में HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
HBSC जो पहले चंडीगढ़ के अंदर था, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी चंडीगढ़ में, उसे चंडीगढ़ से भिवानी कब लेकर आए थे? 1981। और 1981 से 100 घटा दे 1881, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर किसका जन्म हुआ था? सर छोटूराम का। और भाखड़ा नांगल डैम है, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सर छोटूराम। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? तो आपने याद रखना 1933 में भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? 1933 में। और भाखड़ा नांगल डैम 1933 में रखी गई थी जिसकी नींव, इसमें यदि 10 जोड़ दें 1943। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी 1933 में, सर छोटूराम इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और भाखड़ा नांगल डैम की जो तिथि थी 1933, इसके अंदर 10 जोड़ दें 1943। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से सनातन धर्म और कायाकल्प समाचार पत्र सफीदो जींद से निकला था। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, कायाकल्प सफीदो जींद से और अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था 1943 में। 1943 से 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 1943 से यदि 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 100 जोड़ दे 1943, 3 समाचार पत्र निकले थे, बता चुके हैं। और 10 घटा दे 1933, भाखड़ा बांध की शुरुआत हुई थी, भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ था, भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी। और भाखड़ा बांध का जन्मदाता सर छोटूराम, जिसका जन्म 1881 गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसी बात के ऊपर एक शेयर कर दीजिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ शेयर करते रहिए। सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो आपने याद रखिएगा 1937 के अंदर सर की उपाधि मिली थी। सभी क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, कोई भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में डाउट का नहीं रहना चाहिए, हम सभी पर्सन क्लियर करवाएंगे, लेकिन आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। एक बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट क्लियर है ना? तो अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज, बिल्कुल फ्री है, किसी का कोई एक पैसा तक नहीं लगेगा। तो मेरे भाई पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला जो पर्सन है वो क्या है वो देखें, बहुत अच्छा पर्सन आएगा। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। देखिए एक पर्सन इन्होंने बता दिया, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। तो आपने याद रखना है, भिवानी जो टेक्सटाइल मिल है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर की गई थी। और सर छोटूराम को सर की उपाधि भी कब मिली थी? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? 1937 में। देखें क्वेश्चन से क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है। तो ऐसे ही आप बनना सीख जाएंगे यदि लगातार 10-12 क्लास हमारी देख लेते तो कंटिन्यू। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी। ऐसा बताया गया कि जब ये भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी जो लागत आई थी वो 34 करोड़ रुपए आई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी लागत कितनी आई थी? 34 करोड़ रुपए इसकी लागत हुआ करती थी उस समय, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो पर्सन बहुत अच्छा है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? रोलेक्ट एक्ट का संबंध है, रोलेक्ट एक्ट का संबंध है वो कौन सी डेट से है? 1919 से। ये कलर के एग्जाम में आया था, अभी कलर का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर आया था कि रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था। तो आपने याद रखना है 1919 के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा अंबाला के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहां पर हुआ था? अंबाला। और अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया शहर या माता अंबालिका के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? अंबाला। रोलेक्ट एक्ट का विरोध अंबाला में कब किया गया था? 1919 में। सर्वप्रथम जब भी ये रोलेक्ट एक्ट भारत आया था उसका सर्वप्रथम हरियाणा में जो मुख्य रूप से विरोध किया गया था वो अंबाला में किया गया था, याद रखना है। लेकिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ऐसा महापुरुष जिसने अपने सभी पदक और पुरस्कार वापस कर दिए थे, कौन हुआ करते थे? लाला मुरलीधर। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभी पदक और पुरस्कार या सम्मान लौटाने वाले कौन व्यक्ति थे? लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर जिनका जन्म कहां पर हुआ था? पलवल में। लेकिन लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी है? अंबाला। लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि तो पड़ती है अंबाला, लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि पड़ती है पलवल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, लाला मुरलीधर वही शख्सियत है जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 के अंदर
हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में खुली थी और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां पर खुली थी? अंबाला में। और वो शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही खुली थी। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो पलवल है, लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि अंबाला है, और इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि रोलक एक्ट के विरोध में कौन महापुरुष ऐसे थे जिसने सारे पदक और पुरस्कार सम्मान सब कुछ वापस कर दिया था? लाला मुरलीधर। रोलक एक्ट का विरोध सर्वप्रथम हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो आपने याद रखना अंबाला। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? हरियाणा की ऐसी प्राचीन नदी जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। अरुणा जो नदी थी प्राचीन समय में, उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, मारकंडा। मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? अरुणा के नाम से जानते थे। तो ये याद रखिएगा। मारकंडा के पॉइंट की बात करें तो जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? कुरुक्षेत्र का शाहबाद मारकंडा नदी के ऊपर पड़ता है। कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शहर पड़ता है शाहबाद। आप जब दिल्ली से अंबाला की तरफ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र से जस्ट अंबाला की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो रेलवे स्टेशन वगैरह आता है वो शाहबाद आता है, जहां पर काफी मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकती हैं। शाहबाद जो है, शाहबाद मारकंडा के नाम से रेलवे स्टेशन है। ये शाहबाद, आज के बाद यदि शाहबाद मारकंडा रेलवे स्टेशन देखे ना तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आज के बाद में यदि कभी भी शाहबाद मारकंडा देखें लिखा हुआ तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि शाहबाद तो कस्बा है, लेकिन ये कौन सा कस्बा, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। शाहबाद कस्बा है लेकिन ये मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है, इसी कारण शाहबाद मारकंडा लिखा जाता है। तो शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। अंबाला का जो एससी रिजर्व सीट है, अंबाला की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम है मुलाना, उस मुलाना क्षेत्र से भी बहती है कौन सी नदी? मारकंडा। और कुरुक्षेत्र की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है शाहबाद, इस शाहबाद से भी बहती है कौन सी नदी? तो मारकंडा नदी बहती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से याद रखना है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर जो पूछा गया था हरियाणा के एक एग्जाम में, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? शाहबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कौन सी है? शाहबाद। याद रखना, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर पड़ता है? शाहबाद। और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर शाहबाद सरकारी चीनी मिल बनी थी। मेरे प्रिय भैया समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? यदि समझ में आ रहा है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए। आप ज्यादा ध्यान शेयर वगैरह पे भी मत दीजिए, पढ़ाई पर भी रखिएगा। 1-2 शेयर कर दीजिए बस, उसी काफी है। मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा और शाहबाद जो है वो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद, और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984 और 85 के अंदर बनी थी। तो बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, मजा आएगा पढ़ने में। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखें, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं भगवत दयाल शर्मा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बीडी शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जिसका नाम है भगवत दयाल शर्मा, कहां से थे? बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा झज्जर के अंदर पड़ता है। और इसी बेरी से हुआ करते थे पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। और इसी बेरी के अंदर पड़ता भीमेश्वरी देवी मंदिर, और इसी बेरी के अंदर मेला लगता है भीमेश्वरी देवी का। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी, और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी, और पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग कहां से थे? बेरी से। ये कब से कब रहे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन ये पूछ रहे कि भगवत दयाल शर्मा है, ये कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? तो याद रखिएगा इनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से थे? तो आपने याद रखना कांग्रेस पार्टी के पक्ष से थे। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ये जो भगवत दयाल शर्मा है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। कहां से थे? बेरी से। कौन? भगवत दयाल शर्मा। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है।
प्रैक्टिस सेट में आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कौन सा है। हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कौन सा है। देखिए प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि हरियाणा का जो सबसे पुराना सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल वो कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल कहां पर पड़ता है, कुंजपुरा के अंदर। और कुंजपुरा कहां पर पड़ता है, सीएम सिटी करनाल के अंदर। याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल पड़ता है कुंजपुरा करनाल के अंदर पड़ता है। और ये कुंजपुरा करनाल के अंदर कब बना था, तो आपने याद रखना 1961 के अंदर। हरियाणा का सबसे पुराना जो सैनिक स्कूल है वो कुंजपुरा करनाल के अंदर है। भाई जो सबसे पहला बनेगा वही सबसे पुराना होगा, जो सबसे बाद में बनेगा वो सबसे नया होगा। जिसका आपने जीता जागता एग्जाम्पल एक देखा होगा, हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी जिसका नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी है शिवालिक, क्योंकि सबसे बाद में बनी है। और हिमालय की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, जो सबसे पहले बना था। तो आपने याद रखना जो पहले बनेगा वो पुराना होगा। तो हरियाणा का सबसे पुराना जो सैनिक स्कूल है वो कौन सा है, तो आपने याद रखना कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 के अंदर जो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल था वो हरियाणा का सबसे पुराना सैनिक स्कूल है। ये आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। और कुंजपुरा करनाल सैनिक स्कूल कब बना था, 1961 में। इसी समय कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। कुंजपुरा सैनिक स्कूल पढ़ता है, ये हमारा बताने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन 1961 से और कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं और कौन कौन से प्रश्न निकलते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो देखिएगा 1961 के अंदर अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। विश्व का प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन, कब गया था, 1961 में। और कुंजपुरा के अंदर सैनिक स्कूल कब खुला था, 1961 में। और आपको पता होगा आपके हरियाणा से संबंधित है कल्पना चावला, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। और उस अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, 1961 में। सभी पॉइंट आपने बैक टू बैक क्लियर करने हैं, कोई भी पॉइंट हम आपका छूटने नहीं देंगे। आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए। हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे पहला जो सैनिक स्कूल था वो कौन सा था, कुंजपुरा करनाल के अंदर 1961 में बना था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरुआत हुई थी। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष में गया था। कल्पना चावला का जन्म 1961 के अंदर हुआ था। इसी प्रकार पढ़ाएंगे, बस आप लगातार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट तक वीडियो पर के साथ में बने रहें, लास्ट तक देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था। यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, यह प्रश्न आप सभी को आता होगा। लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं, इसीलिए यह प्रश्न हम करवा रहे हैं। इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलेंगे और किस प्रकार बनते हैं, इसलिए हम ये प्रश्न आपसे करवा रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां पर दिया था, कौन से सरोवर के पास में दिया था। तो आपने याद रखना ज्योतिषर सरोवर के पास में। कौन से सरोवर के पास में, ज्योतिषर सरोवर। और यदि वृक्ष पूछे तो वट वृक्ष। कौन से वृक्ष के नीचे दिया था, वट वृक्ष, या आप इसे कह सकते हैं बरगद के वृक्ष के नीचे। तो आपने याद रखना है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश जो है वो ज्योतिषर सरोवर के पास में दिया था। और ज्योतिषर सरोवर के पास में कौन से वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, जिसे आप साधारण भाषा में बरगद भी कह सकते हैं। लेकिन ये ज्योतिषर सरोवर है, ये इंपॉर्टेंट और भी है। ये पूछ सकता है कि ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो आप याद रखिएगा ज्योतिषर सरोवर कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब सरस्वती नदी के किनारे यदि ज्योतिषर सरोवर स्थित है तो ज्योतिषर सरोवर कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आपको एक बात पता चल गई कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी। प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी कहां पर, तो आपने याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर भी बहती थी। ज्योतिषर सरोवर सरस्वती नदी के ऊपर है। ज्योतिषर सरोवर कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, याद रखना है। एक कुरुक्षेत्र के अंदर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पड़ता है और उस तीर्थ स्थल का नाम है नरकतारी या अनरक तीर्थ। नरकतारी या अनरक जो तीर्थ है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो भी सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है, जिसे बाण गंगा के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। और वो भी कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। तो ये चीजें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। आप लगातार साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए साथ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
आप जो नेक्स्ट पर्सन करवाएंगे वो भी इसी प्रकार का पर्सन है। जो नेक्स्ट पर्सन करवाएंगे वो पर्सन भी आपको आता होगा, लेकिन उस पर्सन से 3-4 पर्सन और निकलेंगे, उसी पर्सन से 3-4 पर्सन और बनेंगे। वो पर्सन हम आपको समझाएंगे कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको पता है कि सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है, लेकिन सुल्तानपुर नेशनल पार्क से और पर्सन कैसे निकलते हैं, इसकी डेट से संबंधित पर्सन कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो आप बता देंगे गुरुग्राम। बहुत सटीक तरीके से आपका आंसर ठीक हो जाएगा, नो डाउट है। लेकिन सुल्तानपुर पहले हुआ करती थी झील, पक्षी अभ्यारण्य था। सुल्तानपुर झील की खोज कब की गई थी? 1971 में। सुल्तानपुर झील की जो खोज हुई थी, वो झील की खोज कब हुई थी? 1971 में। झील की खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने। याद रखना आपने, सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में किसने की थी? पीटर जैक्सन ने सुल्तानपुर झील की खोज की थी। और घटना कब की है? 1971 की घटना है। लेकिन अगले ही साल सुल्तानपुर जो झील थी, इस झील को पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले ही साल सुल्तानपुर जो झील थी उसको पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया। और उसको पक्षी अभ्यारण्य का नाम किसके नाम पर दिया गया था? तो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी, लेकिन अगले साल 1972 में सुल्तानपुर झील को डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया था। डॉक्टर किस नाम से? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी अभ्यारण्य बना दिया गया था 1972 के अंदर। और सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क का, सुल्तानपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में। और 1989 के अंदर हरियाणा के कितने जिले बने थे? 4, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी कब बने थे? 1989 के अंदर, 1 नवंबर 1989 के अंदर। बाद में पानीपत को रद्द कर दिया गया था और फिर से पानीपत बना था। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। 1989 के अंदर हरियाणा के 4 जिले बने थे और 1989 के अंदर ही 1989 के अंदर ही सुल्तानपुर जो झील थी इसे नेशनल पार्क या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो सभी पॉइंट क्लियर है, सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। एक पर्सन से किस प्रकार और पर्सन निकलते हैं या उससे डेट से संबंधित क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो सभी पर्सन हम आपके दिमाग में बैठा देंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आशा कर सकते हैं कि आपको सभी पर्सन है ये अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार का आप दिक्कत महसूस नहीं कर रहे होंगे। और यदि किसी प्रकार का फिर भी आपको दिक्कत रहता है तो आप कमेंट में उस दिक्कत का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप बस कमेंट कर दीजिए, कमेंट करेंगे तो हम आपसे आंसर अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ढोसी तीर्थ स्थल। ढोसी तीर्थ स्थल से कौन से गुरु का संबंध है, कौन से ऋषि का संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ढोसी तीर्थ स्थल से कौन से ऋषि का संबंध है। तो देखिए ढोसी तीर्थ स्थल से जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखें भाई, ढोसी तीर्थ स्थल यदि आपसे पूछ ले, ढोसी तीर्थ स्थल, ढोसी तीर्थ स्थल के पॉइंट की बात करें तो ढोसी तीर्थ स्थल कहां पर पड़ता है? तो आपने सबसे पहले आपका आंसर होगा कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के पास में, महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है नारनौल, और उसी नारनौल के पास में पड़ता है एक गांव जिसका नाम है कुलताजपुर गांव। कुलताजपुर गांव इस गांव के पास में पड़ता है। नारनौल के पास में एक गांव पड़ता है कुलताजपुर, और उसी कुलताजपुर गांव के पास में पड़ता है ढोसी तीर्थ स्थल जो अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, नो डाउट। उसके बाद में यदि जिला पूछे ढोसी तीर्थ स्थल कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो महेंद्रगढ़। और हरियाणा का एकमात्र जिला महेंद्रगढ़ ऐसा है, हरियाणा का एकमात्र जिला, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ ऐसा है जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है। हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है जिसका नाम आएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय क्या है, कहां पर है? नारनौल में। और नारनौल जिसका पुराना नाम नरराष्ट्र या नंदीग्राम है। शेरशाह सूरी का बचपन बीता था नारनौल के अंदर। याद रखिएगा, बीरबल का छत्ता, राय मुकुंदास का छत्ता है नारनौल में, जल महल पड़ता है नारनौल में, चोर गुम्बद पड़ती है नारनौल में, सुभाष पार्क पड़ता है नारनौल के अंदर। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ढोसी तीर्थ स्थल महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ता है। ढोसी तीर्थ स्थल है वो कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ नारनौल के अंदर पड़ता है।
और कौन से गांव के पास में? कुलताजपुर गांव के पास में पड़ता है। ढोसी की जो पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी है, इस पहाड़ी की जो हाईएस्ट ऊंचाई है वो कितनी है? 652 मीटर है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। या क्वेश्चन यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है कि पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी। देखिए अरावली उत्तर दिशा में तो है नहीं, अरावली की पहाड़ियां पड़ती दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के अंदर पड़ती है, सॉरी दक्षिण पूर्व के अंदर, नीचे दक्षिण पश्चिम वगैरह के अंदर पड़ती है। तो ये आपने याद रखना, दक्षिण के अंदर अरावली की पहाड़ियां पड़ती है। और पूरे हरियाणा में यदि अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछे कि अरावली की पूरे हरियाणा में सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो ढोसी। याद रखिएगा, आपसे दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर होने चाहिए कि जो उत्तर दिशा के अंदर पड़ता है वो हिमालय पड़ता है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला पड़ता है, अरावली का वहां पर कोई लेना देना नहीं है। अरावली एकमात्र बस दक्षिण के अंदर है, और दक्षिण के अंदर पूछेगा कि दक्षिण हरियाणा की सर्वोच्च चोटी, तो आप बताएंगे ढोसी, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और आपसे ये पूछे कि पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो भी आप यही बताएंगे, क्योंकि आंसर दोनों का एक ही है। पूरे हरियाणा में अरावली की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछता है तो कौन सा आएगा? ढोसी आएगा। ढोसी जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा जो 652 है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ढोसी से कौन से ऋषि का संबंध रहा है? ढोसी जो पहाड़ी है उससे कौन से ऋषि का संबंध है? तो ढोसी से रहा है च्यवन ऋषि का संबंध। याद रखिएगा, च्यवन ऋषि का संबंध। लेकिन जब आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा, जब आपने नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाइएगा, वहां पर नदियों का चैप्टर मिल जाएगा। ढोसी से च्यवन ऋषि का संबंध है। और यदि आपने जब नदियों का चैप्टर पढ़ा होगा तो एक नदी थी जिसका नाम था दोहान नदी। कौन सी नदी? दोहान नदी। दोहान नदी जो है वो ढोसी की पहाड़ी के ऊपर एक ऋषि रहते थे जिसका नाम था बरंगु ऋषि, और बरंगु ऋषि की पत्नी हुआ करती थी दिव्य पोलिमा। याद रखिएगा, कौन सी हुआ करती थी? दिव्य पोलिमा। दिव्य पोलिमा, पोलिया लिख दिया, सॉरी। दिव्य पोलिमा उनकी पत्नी हुआ करती थी, और उन दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी कौन सी नदी? दोहान नदी। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। वैसे विशेष रूप से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ढोसी से कौन से ऋषि का संबंध है, तो आपका आंसर सटीक तरीके से एक हो जाएगा, च्यवन ऋषि का संबंध है। लेकिन फिर भी यदि वो आपसे पूछ ले कि दोहान नदी है, दोहान नदी जो महेंद्रगढ़ के अंदर सिंचाई वगैरह का कार्य करती थी, वो दोहान नदी ऋषि बरंगु के पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकलती थी। प्राचीन समय की बातें हैं। तो ये सभी पॉइंट क्लियर है। ढोसी की पहाड़ी की यदि पूछे आपसे मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो आपने ये याद रखना है भाई, अरावली की पहाड़ियां हैं, मिट्टी किस प्रकार की मिलेगी? पथरीली मिट्टी। तो याद रखिएगा, ढोसी की पहाड़ी के ऊपर यदि मिट्टी पूछे आपसे तो पथरीली। कई बार ये भी पूछ लेता है कि फरीदाबाद की जो बड़खल झील है उसके आसपास में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो पथरीली मिट्टी, क्योंकि वो भी बड़खल झील भी कहां पर स्थित है? कौन सी पहाड़ियों के अंदर स्थित है? अरावली की पहाड़ियों के अंदर। और कई बार यह भी पूछ लेता है कि मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? मोरनी जो पंचकुला के अंदर पड़ता है, जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैला है, तो मोरनी की पहाड़ियों के आसपास भी किस प्रकार की मिट्टी? पथरीली। ढोसी पथरीली मिट्टी, बड़खल झील पथरीली मिट्टी, और मोरनी की पहाड़ियों के ऊपर भी कौन सी मिट्टी मिलती है? पथरीली मिट्टी मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से, गहन तरीके से याद रखिएगा, दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा, आपके दिल में सभी पॉइंट आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इससे भी मजेदार होने वाला है। क्वेश्चन है, महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का मंदिर किस स्थान पर है? महाभारत काल के अंदर एक मंदिर हुआ करता था। देखें, बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, कोई पर्सन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। महाभारत काल में हरियाणा के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम था भीमेश्वरी देवी मंदिर। लेकिन ये भीमेश्वरी देवी मंदिर यही पूछ रहा है एग्जामिनर कि ये भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? तो भीमेश्वरी देवी मंदिर जो है ये बेरी के अंदर स्थित है, बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है झज्जर के अंदर। अब आपसे ये पूछ ले, झज्जर की यदि एससी रिजर्व सीट आपसे पूछ ले कि झज्जर की एससी रिजर्व सीट कौन सी है, तो झज्जर की एससी रिजर्व खुद झज्जर ही है। झज्जर की एससी रिजर्व पूछ ले तो झज्जर की एससी रिजर्व खुद अपने आप में स्वयं झज्जर ही है। याद रखना आपने, महाभारत कालीन भीमेश्वरी देवी का जो मंदिर पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? बेरी, झज्जर के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ ले भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी, सॉरी मेला भी कहां पर लगता है, तो आप बताएंगे जहां पर मंदिर है वहीं पर मेला लगेगा। तो मेला भी कहां पर लगता है? बेरी के अंदर। लेकिन यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन ये निकलता है, हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा,
हरियाणा के फर्स्ट मुख्यमंत्री जो कांग्रेसी थे, जो भगवत दयाल शर्मा थे, वो भगवत दयाल शर्मा कहां से थे? बेरी से। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा कहां से हुआ करते थे? बेरी से। और इससे भी बेहतरीन यदि क्वेश्चन आपने याद रखना है तो क्वेश्चन देखें, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग, पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है? बेरी झज्जर से पड़ता है। तो आपने याद रखना है कि हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा, वो भगवत दयाल शर्मा भी कहां से हैं? बेरी झज्जर से है। और पूर्व थल सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग का संबंध भी कहां से है? बेरी झज्जर से। और भीमेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पर है? बेरी के अंदर। और ये भीमेश्वरी देवी का मंदिर है, ये कौन से काल का है? महाभारत काल का है। और भीमेश्वरी देवी का जो मेला लगता है वो भी कहां पर लगता है? बेरी झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर एससी रिजर्व सीट पूछता है तो आप बताएंगे स्वयं झज्जर ही है। और झज्जर कब बना था? 1997 में। और झज्जर के साथ में कौन सा बना था? फतेहाबाद। और फतेहाबाद किसने बसाया था? तो आपने याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। बहुत अच्छे तरीके से अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं। सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके? अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं ना? कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर दीजिए। लगातार आप इसी प्रकार अपना सहयोग बनाए रखिए और वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखा करें। नहीं, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहां पर स्थित है? ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा कहां पर स्थित है? ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा है, ये कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना है सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा पड़ता है। खिज्जर खां कौन थे? तो आपने याद रखना है दिल्ली सल्तनत के ऊपर लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली के ऊपर, दिल्ली सल्तनत की यदि बात करें 1206 से लेकर 1526, उस दिल्ली सल्तनत के अंदर लगभग 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक वंश हुआ करता था सैयद वंश। और सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन हुआ करते थे? खिज्जर खां। और इस खिज्जर खां का मकबरा कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है सोनीपत में। लेकिन खिज्जर खां का मकबरा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है वो किस शैली से बना है? तो आपने याद रखना है पठान शैली से। कौन सी शैली से बना है? पठान शैली से ये खिज्जर खां का मकबरा बना है। और कहां पर है? तो आपने याद रखना है सोनीपत में। खिज्जर खां का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो लोधी वंश के शासकों ने। यदि आपसे पूछे कि खिज्जर खां का मकबरा जो सोनीपत के अंदर पड़ता है ये किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे लोधी वंश के शासकों ने। कहां पर पड़ता है? सोनीपत में। खिज्जर खां कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक थे। और कौन सी शैली से बना है? पठान शैली से। लेकिन पठान शैली से ही इब्राहिम लोधी का मकबरा है। सॉरी, इब्राहिम लोधी का नहीं, इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी का मकबरा है नारनौल के अंदर। पठान शैली से इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर बना है। और पठान शैली से ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा सोनीपत के अंदर बना है। मैं आशा कर सकता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आता है तो साथ के साथ में वीडियो को दबा के सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो ठीक लग रही होगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और आपका जब तक समझ में आएगा तभी बात बन पाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। लगातार बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।